11 मई 1998 राजस्थान के थार डेजर्ट में दोपहर। सूरज आसमान के बीच, रेत चमक रही थी। सरफेस पे सब नॉर्मल लग रहा था, ट्रक्स, सोल्जर्स, रूटीन एक्सरसाइज। लेकिन रेत के नीचे एक राज छुपा था, जो कुछ ही पलों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हिला देने वाला था। जमीन कांप उठी, रेत का बड़ा सा क्लाउड आसमान में उठ गया और फिर सबको समझ आ गया, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। ये था पोखरण 2, एक सीक्रेट मिशन जिसने इंडिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए एक नए और शानदार वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी के पीछे क्या हुआ। 11 मई 1998 राजस्थान के तपते हुए थार डेजर्ट में दोपहर का वक्त था। सूरज आसमान के बिल्कुल बीच में था और दूर दूर तक फैली हुई रेत तेज रोशनी में चमक रही थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। कुछ आर्मी के ट्रक्स, कुछ सोल्जर्स और एक रूटीन मिलिट्री एक्सरसाइज जैसा माहौल। लेकिन उस शांत रेगिस्तान की गहराई में, रेत के कई 100 मीटर नीचे, एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो कुछ ही पलों में दुनिया की जियोपॉलिटिक्स और पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिर अचानक जमीन जोर से कांप उठी। एक पावरफुल शॉकवेव रेगिस्तान में फैल गई। रेत का बड़ा सा बादल आसमान की तरफ उठ गया और कुछ ही सेकंड्स में दुनिया को समझ आ गया, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। ये था पोखरण 2, इंडिया का एक ऐसा सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल स्पाई सैटेलाइट्स के सामने भी छुपाकर एग्जीक्यूट किया गया था। लेकिन सवाल ये है, इतना बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने इतनी सीक्रेसी में कैसे कर लिया और क्यों जरूरी था इंडिया के लिए न्यूक्लियर पावर बनना? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1974। राजस्थान के एक छोटे से टाउन पोखरान में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस ऑपरेशन का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। उस वक्त इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। 18 मई 1974 को जब ये टेस्ट हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। इंडिया उन छोटे से ग्रुप में शामिल हो गया था जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी। लेकिन इंडिया ने उस वक्त इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बताया। दुनिया के पावरफुल कंट्रीज को इस बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगने लगा कि इंडिया धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। इसके बाद इंडिया पर कई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तक पहुंच मुश्किल कर दी गई। न्यूक्लियर मटेरियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट की सप्लाई पर भी कंट्रोल लगा दिया गया। लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस का एक अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हुआ। इंडिया ने डिसाइड किया कि अगर दुनिया टेक्नोलॉजी नहीं देगी तो इंडिया खुद अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। यहीं से शुरू हुआ इंडिया का लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में कई साइंटिस्ट्स ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा लगा दिया। उनमें से एक नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल प्रोग्राम के लीडर और बाद में इंडिया के राष्ट्रपति। उनके साथ काम कर रहे थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर R चिदंबरम। दोनों मिलकर इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को क्वाइटली बिल्ड कर रहे थे। समय बीतता गया। 1990s तक दुनिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी बदल चुका था। कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, लेकिन एशिया में टेंशन्स बढ़ रहे थे। चाइना पहले से न्यूक्लियर पावर था और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान भी सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था। इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के सामने एक बड़ा सवाल था, अगर रीजन में न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो इंडिया की सिक्योरिटी का क्या होगा? इसी बैकग्राउंड में 1998 में इंडिया में नई गवर्नमेंट बनी। प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। गवर्नमेंट बनने के कुछ ही टाइम बाद एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिसीजन लिया गया। इंडिया दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट्स करेगा, लेकिन इस बार चैलेंज पहले से कई गुना ज्यादा था।
1974 के बाद सर्विलेंस टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी थी, खासकर अमेरिका के स्पाई सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स लगातार अर्थ के हर कोने की इमेजेस कैप्चर करते थे। अगर उन्हें पोखरन एरिया में थोड़ी सी भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ सकता था कि मिशन शुरू होने से पहले ही रुक जाता। इसलिए प्लानिंग शुरू हुई एक्सट्रीम सीक्रेसी के साथ। इस मिशन के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। ऑपरेशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। साइंटिस्ट्स को नॉर्मल साइंटिस्ट्स की तरह काम नहीं करना था। कई साइंटिस्ट्स आर्मी यूनिफॉर्म पहनकर काम करते थे ताकि सैटेलाइट इमेजेस में कोई दिखे भी तो वो बस नॉर्मल मिलिट्री एक्टिविटी लगे। दिन में काम बहुत कम किया जाता था और रात के अंधेरे में हैवी इक्विपमेंट को धीरे धीरे टेस्ट साइट तक शिफ्ट किया जाता था। पोखरन के रेगिस्तान में डीप अंडरग्राउंड शाफ्ट्स बनाए गए। ये शाफ्ट्स 200-300 मीटर तक गहरे थे। इन्हीं के अंदर न्यूक्लियर डिवाइसेस इंस्टॉल होने वाले थे। हर स्टेप पर एक्सट्रीम कॉशन रखा जा रहा था। कई बार तो साइंटिस्ट्स को रेत पर लेटकर वेट करना पड़ता था जब तक स्पाई सैटेलाइट उस एरिया से आगे न निकल जाए। रेगिस्तान की उस गर्म रेत में इंडिया का एक सीक्रेट मिशन धीरे धीरे शेप ले रहा था। और फिर आया वो दिन, 11 मई 1998। सब कुछ रेडी था। अंडरग्राउंड शाफ्ट्स में न्यूक्लियर डिवाइसेस इंस्टॉल हो चुके थे। कंट्रोल रूम में बैठे साइंटिस्ट्स के चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी का सवाल था। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हर सेकंड के साथ टेंशन बढ़ रहा था। फिर एक पल आया, बटन प्रेस किया गया और अगले ही सेकंड जमीन के अंदर से एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज हुई। एक पावरफुल शॉक वेव रेगिस्तान में फैल गई। रेत का बड़ा सा क्लाउड आसमान में उठ गया और उसी पल दुनिया को पता चल गया, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। 11 मई को इंडिया ने 3 न्यूक्लियर डिवाइसेस टेस्ट किए। इसमें एक थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस भी शामिल था। दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज शॉक में थीं। उन्हें इस मिशन की कोई एडवांस वार्निंग नहीं मिली थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद 13 मई 1998 इंडिया ने 2 और न्यूक्लियर टेस्ट्स किए। अब मैसेज बिल्कुल क्लियर था। इंडिया ऑफिशियली एक न्यूक्लियर वेपन्स पावर बन चुका था। इस अनाउंसमेंट के बाद दुनिया भर में रिएक्शंस आने लगे। अमेरिका, जापान और कई यूरोपियन कंट्रीज ने इंडिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया, लेकिन इंडिया के अंदर एक अलग ही फीलिंग थी। लोग इसे एक हिस्टोरिक मोमेंट के रूप में देख रहे थे। एक ऐसा मोमेंट जब एक डेवलपिंग कंट्री ने दुनिया को दिखा दिया था कि डिटर्मिनेशन, प्लानिंग और सेल्फ रिलायंस के साथ क्या अचीव किया जा सकता है। पोखरण 2 के बाद इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी अनाउंस की। इसका मतलब था इंडिया कभी भी पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कंट्री इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करे तो इंडिया जवाब देने के लिए रेडी रहेगा। आज भी राजस्थान के उस डेजर्ट में हवा वैसे ही चलती है, रेत वैसे ही उड़ती है, लेकिन उस रेत के नीचे हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर लिखा गया था जिसकी गूंज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनी गई। क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़े डिसीजंस शोर से नहीं लिए जाते, वो लिए जाते हैं खामोशी में, और फिर उनकी आवाज पूरी दुनिया को हिला देती है।